everybody, welcome back to the history class। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रोमांटिसिज्म। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स हमने रीड कर लिए थे। जस्ट लाइक इन द प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे अबाउट द जो लिबरलिज्म क्या होता है, कॉन्जर्वेटिज्म क्या होता है और एज ऑफ रेवोल्यूशंस को, इस टॉपिक को हमने स्टार्ट कर दिया था। एज ऑफ रेवोल्यूशंस ये कब हुई थी, कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, फ्रॉम 1830 टू 1848, जिसमें हमने 3 प्लेसेस के बारे में रीड किया। कौन कौन से थे? फ्रांस, बेल्जियम एंड थर्ड वन इज ग्रीक। ठीक है, ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन तीनों के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि वहाँ पे रेवोल्यूशंस कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ। तो आज का हमारा एक टॉपिक थोड़ा सा इससे डिफरेंट आ जाता है कि रोमांटिसिज्म। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कुछ ऐसे रीजन्स हुए थे जिन्होंने यूरोप के जो पर्सन थे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने में अपना रोल प्ले किया। तो उन सब में एक ऐसी आइडियोलॉजी हम आज रीड करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी बाकी आइडियोलॉजीज से। जैसे हमने पढ़ा लिबरलिज्म, क्योंकि है कॉन्जर्वेटिज्म क्या थी। तो आज के टॉपिक में हम रीड करने जा रहे हैं अबाउट द रोमांटिसिज्म। ठीक है, रोमांटिसिज्म कौन सी आइडियोलॉजी थी और इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले रहा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ, दैट इज अबाउट द रोमांटिक। ठीक है, जो यहाँ पे इमेजिनेशंस, रोमांटिक इमेजिनेशंस जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनका क्या आइडिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी भी वर्ड के पीछे ISM दैट इज इज़म जोड़ देते हैं, इट मीन्स इट वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू एन आइडियोलॉजी। जैसे हमने पढ़ा था कि लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म क्या थी? एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि पर्सन्स उसमें क्या चाहते थे, जो लिबरल्स थे, दे वांटेड टू फ्रीडम नाउ, है ना। तो लिबरल का मीनिंग हमने क्या पढ़ा? फ्रीडम। तो फ्रीडम कैसे चाहते थे वो सारे का सारा हमने एक्सप्लेन किया था। मीन्स वो क्या थी? आइडियोलॉजी। ऐसे ही हमने पढ़ा कॉन्जर्वेटिज्म। अब कॉन्जर्वेटिज्म में क्या मतलब आ जाते हैं? ऐसी आइडियोलॉजी जो कॉन्जर्वेटर थे वो क्या चाहते थे कि हमारी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको दोबारा से पावर दे दी जाए। जैसे हमारी बॉबन फैमिली थी, मोनार्की थी, एक हेरिडेटरी किंगशिप चलती थी, उनको भी साथ साथ में पावर्स दी जाए और साथ ही साथ में कुछ मॉडर्नाइजेशन को भी, ठीक है, सेटअप करना चाहिए। तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी। तो उसके बाद फिर क्या आ गया हमारे पास? आज का टॉपिक आ गया, एक नई आइडियोलॉजी आ गई कि रोमांटिसिज्म क्या था। जो रोमांटिसिज्म के पर्सन थे जो उसको फॉलो कर रहे थे, इस आइडिया को, ठीक है, अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे थे, दूसरों की तरफ भी पहुंचा रहे थे, फीलिंग्स को, नेशनलिज्म की फीलिंग्स को क्रिएट करने में। तो उनकी कौन सी आइडियोलॉजी थी? वो किस बेस पर इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे? रोमांटिसिज्म में जो आइडियोलॉजी थी वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट थी या लिंक थी? जैसे हम कह सकते हैं हमारा जो एक आर्ट फील्ड होता है ना, आर्ट के द्वारा, डांस के द्वारा, पोएम्स के द्वारा, ठीक है, कल्चर, वो चाहते थे कि कल्चर हमारा शेयर हो, यूनाइट हो। तो अभी तक तो जो हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई थी वो वॉर्स के द्वारा, रेवोल्यूशंस करके हुई थी, है ना। हमने टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था। वो टेरिटरीज में हम नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने में क्या रोल प्ले करते थे कि रिवोल्ट कर दिया। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द फ्रांस, के फ्रांस में जो अपहेवल्स राइज होना शुरू हो गए थे। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रसल्स, ठीक है, जो बेल्जियम की कैपिटल थी। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वहाँ पे हमने रिवोल्ट के बारे में पढ़ा कि रिवोल्ट क्या, रेवोल्यूशंस थी जिसके द्वारा नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी ऐसे रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना। जो रोमांटिसिज्म थी वो कौन सी आइडियोलॉजी थी कि आर्ट के द्वारा, कल्चर के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, डांस के द्वारा, पोएम्स के द्वारा हम लोगों के अंदर क्या कर सकते हैं? नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशंस टिल नाउ। ठीक है, अभी तक तो जो हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई थी, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वॉर्स या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के द्वारा ही हुई थी। बट नाउ अब किसके द्वारा हम जा रहे थे? कल्चर, आर्ट, पोइट्री, ठीक है, स्टोरीज एंड म्यूजिक। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी थी इट वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स। इसमें हम ये चीज़ करेंगे। तो रोमांटिसिज्म क्या है और जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उनका क्या आइडिया था, ठीक है। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम रोमांटिसिज्म का आइडियोलॉजी करते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। ये ऐसी आइडियोलॉजी थी
विच फोकस्ड ऑन द इमोशंस, मीन्स आपकी फीलिंग्स को के ऊपर फोकस करती थी। और किसको क्रिटिसाइज करती थी ये? ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन। उस टाइम में जो साइंस था, न्यू टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से क्या होना शुरू हो गया, नई मशीन्स, नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, और साइंटिफिकली जो तरीके थे, मैथड्स थे, वो फॉलो किए जाने लगे। अब जो पर्सन साइंस के रिलेटेड कोई भी चीज़ करता है, ठीक है, उसके पीछे वो रीज़न ढूंढने की कोशिश करता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया। हमारे माइंड में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो उनके हम क्वेश्चंस की आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इट्स मीन्स साइंस एंड रीज़न को उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि अगर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करना है तो इट शुड बी क्रिएटेड थ्रू योर इमोशंस, फीलिंग्स। जैसे हम आप एग्जांपल दे सकते हैं हमारे इंडिया में हमारा जो है नेशनल सॉन्ग करते हैं हम, ठीक है, नेशनल एंथम होता है हमारा जनगण मन, ठीक है, वंदे मातरम हम बोलते हैं। तो जब भी ये सॉन्ग क्लियर होता है तो हमारे अंदर एक इंडियन जो है हम, ठीक है, उसकी फीलिंग आ जाती है कि यस, हमारा जो कंट्री है वो इंडिया है। ये क्या है, इस एक तरीके से, ठीक है, हमारा कल्चर है। तो हमारे अंदर क्या कौन सी फीलिंग क्रिएट हो गई, नेशनलिज्म की फीलिंग अंदर से अपने आप ही क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो जो रोमांटिसिज्म के आर्टिस्ट थे वो भी इस तरीके के द्वारा इसे देना चाहते थे कि अगर हम म्यूज़िक के द्वारा, फोक डांसेस के द्वारा, पोएम्स के द्वारा, ठीक है, ऐसी चीज़ें सामने लेकर आएंगे तो लोगों के अंदर कौन सी फीलिंग क्रिएट होगी, नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट होगी। तो इसीलिए उन्होंने साइंस और रीज़न को क्या किया, क्रिटिसाइज किया और इमोशंस के द्वारा लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए बोला। और साथ ही साथ में वो क्या चाहते थे, कलेक्टिव हेरिटेज एंड कॉमन कल्चर। ठीक है, उनका ये मानना था कि जो हमारा हेरिटेज है और हमारा कल्चर है वो कलेक्टिव और यूनाइटेड होना चाहिए। ठीक है, कि कल्चर को हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें और हम उनके कल्चर को भी फॉलो करें और वो हमारे कल्चर को भी फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है ना, कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। आप किसी भी स्टेट में जाओगे तो आपको हर तरह का कल्चर डिफरेंट तरीके से मिलेगा। उनके खाने का तरीका, पहनने का तरीका, उनके फेस्टिवल्स, ठीक है, उनके डांस, उनकी जो पोएम्स होती हैं, उनकी लैंग्वेज इवन वो डिफरेंट होती है। लेकिन फिर भी हम क्या हैं, यूनाइटेड हैं, है ना। तो क्यों हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो फीलिंग्स जो हैं वो नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो चुकी हैं। हम सभी को उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना हम अपने स्टेट के कल्चर को रिस्पेक्ट देते हैं। तो इस तरीके से जो रोमांटिसिज्म का मेन आइडिया था वो क्या था, इमोशंस के ऊपर था। साइंस और रीज़न को उन्होंने क्या कर दिया था, बिल्कुल ही क्रिटिसाइज किया था, अपोज किया था। मीन्स आप सीधा यह याद रखिए कि साइंस फील्ड को उन्होंने क्या बोल दिया, रोज, और जो आर्ट फील्ड था उसको सही बोला कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपनी आर्ट के द्वारा, आर्टिस्ट में कोई मतलब वो नहीं होता कि ड्राइंग पेंटिंग करने वाला ही आर्टिस्ट होता है, नो। एक डांस परफॉर्मर दे रहा है तो वो भी क्या है, एक आर्टिस्ट है। ठीक है, एक पोएम बोल रहा है, एक पोएट जो होता है वो भी एक आर्टिस्ट है, आपकी कला है वो। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहा था कि क्रिटिसिज्म किया उन्होंने साइंस और, ठीक है, आपके जो रीज़न के ऊपर के रीज़न के द्वारा नहीं है आप किसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं कर सकते हो, आप इमोशंस के ऊपर जाइए और आपका जो हेरिटेज है और आपका कल्चर है वो कॉमन होना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर एक जर्मन का फिलोसफर था, ठीक है, जहाँ हम कह सकते हैं कि रोमांटिसिज्म जर्मन फिलोसफर था, जर्मन से बिलोंग करता था। उसका नेम क्या था, जोहन गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है, इसका नाम याद रखना है आपको, एक जर्मन फिलोसफर, उसने क्या, उसका नाम था जोहन गॉटफ्राइड हर्डर और उसका टाइम पीरियड हम मान सकते हैं 1744 से 1803। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जो ये फिलोसफर था उसने क्या बोला था कि हम अगर एक वर्नैकुलर लैंग्वेजेस मतलब क्या होता है कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है जिसको हर पर्सन ईजिली समझ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पंजाब स्टेट से है तो उसको पंजाबी बहुत अच्छी तरीके से आती है। ठीक है, ही कैन कन्वर्स इन पंजाबी ईजिली। अगर आप हरियाणा जाओगे तो हरियाणवी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, ऐसे ही हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है जिसको हम वर्नैकुलर लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें हम अपनी खुद की लैंग्वेज में कन्वर्सेट करते हैं दूसरे पर्सन के साथ ईजिली समझा सकते हैं। तो उसने कहा कि जो लैंग्वेज होती है वो भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है
उसने क्या किया था, जर्मन में एक पेपर निकालना शुरू किया था। जर्मन में जो पेपर निकाला था वो उसका नाम था दास हो, ठीक है। तो एक ऐसा न्यूज़पेपर कह सकते हैं निकाला गया, ठीक है, और उसमें उस लैंग्वेज में निकाला गया जो कि जर्मन के लोग बोलते थे। और उस पेपर को पढ़ के लोगों के अंदर कौन सी फीलिंग्स को उसने क्रिएट किया, नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट किया। मीन्स वो क्या दिखाना चाहता था, ही वांटेड टू शो दिस थिंग के लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो वी कुड क्या कर सकते हैं, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो लोगों के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना, दास हो इसका मीनिंग क्या होता है, द पीपल। बट ये क्या था, एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, जो कि उसने निकालना शुरू किया था लोगों के लिए। कौन सी लैंग्वेज में, उनकी खुद की लैंग्वेज में। किसने निकाला था ये, हमारा जो जर्मन फिलोसफर था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। तो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है जिसको आपने ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज का क्या रोल प्ले है इन क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अभी सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, दैट इज ऑफ पोलैंड। इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखना। जो पोलैंड था, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था अबाउट द वियना ट्रीटी, है ना, जो कि वियना के प्लेस पर हुई थी। वो किस किस ने की थी, यूरोपियन पावर्स ने। और उसमें हमने एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि उसमें जो टेरिटरीज थी, ठीक है, उसको एक्सपेंड ना हो आगे, जो फ्रांस है उसको आगे ना एक्सपेंड किया जाए, इसीलिए उन्होंने रूसिया, रशिया, जर्मनी इनको ठीक है क्या कर दिया था, कुछ टेरिटरीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी ताकि फ्रांस का इन फ्यूचर कोई भी एक्सपैंड ना कर सके, ठीक है। तो जैसे कि रूसिया को, जर्मनी को, रशिया को कुछ ऐसी टेरिटरीज दी गई थी। तो उसमें एक टेरिटरीज थी, वो कौन सी थी, पोलैंड। मीन्स क्या है, नाउ जो पोलैंड था इट वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्लेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं था, इट वॉज डिवाइडेड। उसको डिवाइड कर दिया गया था, कुछ पार्ट इसको दे दिया गया रूसिया को और कुछ पार्ट इसको दे दिया रशिया को। तो इस मीन्स अगर पोलैंड जो है वो अभी क्या हो चुका था, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, डिफरेंट कंट्रीज़ को दे दिया गया था, डिफरेंट टेरिटरीज में उसको डिवाइड कर दिया गया था, वो यूनाइटेड नहीं था। तो वहाँ पे क्या किया गया, फोक सॉन्ग्स के द्वारा, पोएट्रीज के द्वारा और डांस के द्वारा, ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करके वहाँ पे जो पोलैंड के पार्ट्स हो चुके थे उसको दोबारा से यूनाइट करने की कोशिश की गई। तो वहाँ पे एक पर्सन था जिसका नाम था कैरल कुरपेस्की, ठीक है, एक पोयम जिसने लिखी थी, पोइट था एक वहाँ का। उसने क्या किया, ऑपेरास और म्यूज़िक यूज़ करके और फोक डांसेस की हेल्प से, जैसे कि ठीक है डांसेस के नेम लिखे हुए हैं, आप एक बार इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हो, पोलोनाइज एंड मजूका। ये डांसेस के फॉर्म थे, पोलोनाइज एंड मजूका। ये किसने दिए थे, कैरल, ठीक है, कुरपेस्की ने। उसने इन चीज़ों को यूज़ करके, डांसेस को यूज़ करके, ठीक है, ऑपेरास को और डिफरेंट टाइप के म्यूज़िक उसने ऐसे दिए जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट किया। तो ये था हमारा पोलैंड का एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल पोलैंड का ही लेंगे, बट यहाँ पे किसने रोल प्ले किया, फोक सॉन्ग्स ने, पोइट्री ने या फिर डांस ने। और यहाँ पे किसका रोल प्ले हो रहा है, लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का रोल प्ले क्या हुआ, जब मैंने आपको बताया कि जो पोलैंड था उसका कुछ पार्ट रशिया को दे दिया और कुछ पार्ट क्या दे दिया, रूसिया को दे दिया। तो अभी जो रशियन लोग थे वो पोलैंड के ऊपर क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, इम्पोज कर रहे थे कि आप जर्मन लैंग्वेज को ही यूज़ करो। जबकि पोलैंड की जो वर्नैकुलर लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, दैट वाज पॉलिश। मीन्स पॉलिश लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्ट करके उनके ऊपर किस चीज़ को इम्पोज किया गया कि जर्मन लैंग्वेज में जो भी काम है आपका वो किया जाए, ठीक है। वहाँ पे डोमिनेंस हो रहा था, तो वहाँ पे क्या किया गया, उनको पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए उन्होंने, ठीक है, मना कर दिया। तो जो पोलैंड वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए थे इस चीज़ को लेकर, एंग्री थे, क्योंकि उनकी खुद की जो वर्नैकुलर लैंग्वेज थी, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया था, जर्मन वालों ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, ठीक है। जो रशिया वाले थे, सॉरी रशियन लैंग्वेज जो थी उनकी, रशियन लैंग्वेजेस वाले जो थे, रशिया वाले थे, वो उनके ऊपर इम्पोज कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिश लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया, बैन लगा दिया और रशिया की जो लैंग्वेज थी, रशियन लैंग्वेज को इम्पोज करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे जो कुछ पर्सन्स ऐसे थे उन्होंने क्या किया, पॉलिश लैंग्वेजेस में ऐसे कुछ न्यूज़पेपर्स, ठीक
ठीक है। कुछ ऐसे पोएम्स, कुछ उन्होंने प्लेज ऐसे लिखे और उनको मीटिंग्स में, पब्लिक मीटिंग्स में सुनाते थे जो पर्सन्स पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, या फिर ठीक है कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स पब्लिश करने शुरू कर दिए उनके खुद के लैंग्वेजेस में, ताकि लोग उनको पढ़े और उनके अंदर कौन सी फीलिंग क्रिएट हो, नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट। तो ये हमने एग्जाम्पल किया है अबाउट पोलैंड, ठीक है, कि पोलैंड में जो ये अब डिवाइड हो चुका था, किस किस को मिल चुका था वो, एक तो रशिया में और एक प्रूशिया में, ठीक है, मीन्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। तो वहाँ पे कैसा रोल प्ले रहा किसका, सॉन्ग्स का, पोइट्री का, डांस का एंड इवन लैंग्वेज का, ठीक है, किसमें, इन अराउजिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। सो दैट्स वाई वी कैन से कि अकेला वॉर्स हो गए, जो रेवोल्यूशन हो गए, वही हेल्प नहीं करते हैं हमारे उसके लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए, उसको अराउज करने के लिए। हमारे जो रोमांटिसिज्म का एक एस्पेक्ट यहाँ पे रखा गया है कि अगर हमने इमोशंस को लेकर, एक फीलिंग्स को लेकर लोगों के अंदर फीलिंग्स कौन सी क्रिएट करनी है नेशनलिज्म की, दैट इट विल बी पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो हमने ये दूसरा एस्पेक्ट उसका देखा है जिसके द्वारा हम लोगों की जो फीलिंग्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं या उसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रोमांटिसिज्म का टॉपिक। आई थिंक आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ में आ गई हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टिल देयर इन पॉइंट्स को रिवाइज करते रहना एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।